नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रही। और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट से और तमाम बड़े फैसले हो। और ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास बहस का हिस्सा रही है। देखिए, सबसे पहली खबर ब्रिटेन से है, जहां शरणार्थियों के लिए रवांडा में 200 करोड़ का 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। तो ये दुनिया में पहली बार इस प्रकार की खबर को हमें देखने को सामने मिल रहा है कि शरणार्थियों के लिए इतने बड़े पैमाने पे इंतजाम किया गया है। उसमें ये देखा गया है आमतौर के जो शरणार्थी है जिस देश में जाते हैं, वो पहले वहाँ पर अधिकतर टेंट हाउस में ही रहना पड़ता है वर्ष तक। ऐसे ही भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य देशों में हमने देखा है। लेकिन इस बार पहली बार दो होप हॉस्टल तैयार किया, मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, वाईफाई सेवा है वहाँ पर, और 200 करोड़ रुपए का 5 स्टार बनाकर तैयार करके उनको दे दिया है। इससे एक संदेश गया है कि अगर ब्रिटेन में कोई शरणार्थी के रूप में आना चाहे तो उनके लिए हम बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे भी हम मेंटेन रख सकते हैं। इसी कारण से ही जो है ये आज खबर प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया गया है। एक और खबर है कि चीन की मदद से रूस हथियार बना रहा है। इसमें अमेरिका ने बैन किया गया था, और किसी भी प्रकार से जो हथियार बैन किया गया कि ये कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके रूस जो है अमेरिका के मदद से वहाँ हथियार बनाने में लगा हुआ है। उनको और भी अमेरिका ने जो कहा है कि हो सकता है कि रूस जो हथियार बना रहा है ये यूक्रेन पर इसका प्रयोग हो। मैं बता देना चाहूंगा, यूक्रेन और रूस में जिस प्रकार की लड़ाई अभी हमें देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि अब चरम पर ले जाने की कोशिश रूस करेगा, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में रूस की काफी बदनामी हुई है। इसी कारण से वो तरह तरह के जो हथियार है, चाहे उसमें बैन क्यों नहीं लगा हो, उस पर भी जो है उनकी नजर है कि इन हथियारों को हम बनाकर उसमें यूक्रेन पर हमला करेंगे। इसके अलावा और जो मुख्य खबर है जिसमें इंडिया में जिस प्रकार से जो स्टार्टअप के थ्रू जो उत्पादन बढ़ाए गए हैं, उन उत्पादनों को विदेशों में भारी डिमांड को देखते हुए भारत इस पर और पैसा लगाने की तैयारी इस समय कर रहा है, क्योंकि विदेशों से जो डिमांड है वो खपत अभी भारत नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से ये देखा जा रहा है कि इसकी तैयारी नहीं थी। क्योंकि चीन की जिस प्रकार की तैयारी थी, उनको जो घरेलू उत्पाद है, मतलब घर घर में छोटे छोटे जो उत्पाद है उसे बेचकर ही चीन शक्तिशाली और समृद्धशाली बना था। और उसी के अभी फिलहाल जो है भारत में तैयारी ना होने के बावजूद जिस प्रकार से विदेशों से मांग यहाँ से आ रहा है कि हमें इतने सामान चाहिए, लेकिन भारत उसमें दे नहीं पा रहा है। तो इससे एक नेगेटिविटी फैल रहा है कि इसमें कैसे होगा कि हम अगर उत्पादन नहीं दे पाएंगे तो धीरे धीरे वो जो ग्राहक है वो टूटने लगेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एक सर्वे कराया गया पूरी दुनिया का कि किस देश में कौन सी छोटी चीजों का
जैसे खिलौना जैसे चीजें और जो छोटी मोटी चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए भारत ने जो योजनाएं लागू की है उसमें और ज्यादा फंडिंग करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, ताकि जो खपत है उसकी पूर्ति हो पाए। अगर ये खपत की पूर्ति कर भी है तो निश्चित रूप से भारत जो है और ज्यादा समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएगा, और विदेशों का ध्यान भारत पर आएगा कि ये अब खपत पूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी प्रकार कोलंबो में जो है 259 हेक्टेयर में एक सिटी चीन बना रहा है, पोर्ट सिटी का नाम दिया है। तो इसमें फिर से जो श्रीलंका है एक बार और चीन पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि बीच में ये देखने को मिला था कि श्रीलंका में जिस प्रकार की हालत हुई थी, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गया था, और उसी के चलते श्रीलंका के प्रधानमंत्री को तो देश छोड़ना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे भारत की मदद से श्रीलंका उस पर अभी बड़े मुश्किल से पटरी पर आया है। अब फिर से यदि चीन पर भरोसा वो करेगा तो फिर उनके साथ धोखा हो सकता है। पहला पनडुब्बी बेस बनाया गया, और पोर्ट के लिए भी 3000 करोड़ रुपए के जो है एक बांग्लादेश में भी काम वहां पर चालू हुआ है। तो श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश भी चीन के उसमें फंसने की ओर अग्रसर है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के जो संबंध है वो बहुत मैत्री संबंध है। तो कोलंबो के बाद बांग्लादेश पर भी चीन की नजर है। धीरे धीरे जो भारत के आसपास के जो शहर है उस पे आर्थिक मदद दे रहा है चीन, और देने के बाद वो उन देशों को भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए बात वो करता है, उनके हमेशा मंशा रहती है। तो बांग्लादेश और ये कोलंबो में श्रीलंका में जिस प्रकार चीन ने फिर से फंडिंग शुरू की है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक सोचनीय बात होगी। इस कारण से भारत भी चौकन्ना है, और भारत के जिस मदद से श्रीलंका फिर से पटरी में आने में सफल रहा है, और निश्चित रूप से इस बार अगर चीन के साथ कोई समझौता भले बांग्लादेश करे चाहे श्रीलंका करे, निश्चित रूप से भारत के साथ में संबंध बरकरार रखकर ही करना पड़ेगा उनको, नहीं तो केवल चीन के ऊपर अगर वो भरोसा जताएगा फिर से उनकी स्थिति खराब होने की ओर चला जाएगा। जी मनीष। बिल्कुल सर, और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय स्तर की कौन सी खबरें रही जो अखबारी दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, लेकिन टेलीविजन की दुनिया में वो बहस का हिस्सा भी रही। देखिए मनीष, इस समय चुनाव की बाजार बढ़ रही है, लेकिन मैं चुनाव की बाजार के साथ बड़ी खबर जिस खबर ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है वो खबर है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई जो खबर है, क्योंकि संदेश खाली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष मणिपुर को लेकर के हावी रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली प्रकरण को लेकर के हावी रही कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है। वहां जो 3 पीड़ित महिलाएं थीं, उन 3 में से 2 ने स्पष्टीकरण दिया है कि उनके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और वहां एक स्थानीय महिला नेत्री है जिसने जो भारतीय जनता पार्टी की है, और उसने उनकी इज्जत को सरेबाजार नीलाम किया है, क्योंकि सबसे चर्चित मामला रहा है संदेश खाली का। अब ये विवाद नहीं थम रहा, क्योंकि पहले एक महिला ने कहा और अब दूसरी महिला का बयान सामने आया। उसने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे और कहा था कि तुम्हें हम जमीन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जो दूसरी पीड़िता है उसने कहा कि क्योंकि मनरेगा की जो बकाया पैसा उसका रह गया था, जो उसने मजदूरी की थी, उसको पैसा नहीं मिला था, वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा, कोरे कागज पर साइन कराए। तो अब ये मामला जो है सियासी, हालांकि पहले भी सियासत में ये मामला आ गया था, इस मामले को सियासी रंग चढ़ाया गया था, लेकिन अब ये जो मामला है यू टर्न के बाद, जब महिलाओं ने यू टर्न ले लिया, उसके बाद में नए सियासी समीकरण बनते बिगड़ते इससे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया उससे बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की घटना की पटकथा तैयार की थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, और उन्होंने कहा कि जो स्थानीय वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शुभेंदु तिवारी,
उन तक यह दायरा था और अब जनता इसका पूरा हिसाब करेगी। दूसरी तरफ शुभेंदु तिवारी का कहना है कि जो प्रशांत किशोर की संस्था है आईपैक के साथ मिलकर के अभिषेक बनर्जी ने संदेश खाली के तमाम फर्जी वीडियो बनाए हैं और वो फैला रहे हैं, और ये इस तरह का जो मामला है वह मामला ममता बनर्जी है और उनके भतीजे जो हैं वो जनता को बरगला रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे कुछ और है। तो इस खबर में जहां एक तरफ सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की वास्तविकता को लेकर भी जनता उत्साहित है कि आखिर वास्तव में संदेश खाली में हुआ क्या, क्योंकि ये वो मामला है जिसमें हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका था कि यदि जितनी एफआईआर हुई है से एक भी एफआईआर में अगर 1% भी सच्चाई है तो ये बहुत शर्मनाक है। ये पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट भी टिप्पणी इस पर कर चुका था, उसके बावजूद इस तरह के वीडियो आना, इस तरह के यू टर्न लिया जाना इस मामले में, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ आप बात करूं चुनाव के संदर्भ में, तो जहां एक तरफ अब चौथे चरण के मतदान की तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, उनका एक बयान जो है इस समय चर्चा में है। उन्होंने जो बयान दिया है रतलाम में बोले हैं वो कि 2 पत्नी वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि जहां हम बात करें भारतीय अधिनियम की, भारतीय विवाह अधिनियम जो है हिंदू विवाह अधिनियम, वो एक पत्नी का समर्थन करता है, दूसरी पत्नी की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ उनका ये जो बयान है हो सकता है ये वर्ग विशेष के लिए हो, क्योंकि एक तरफ जहाँ हिंदू विवाह अधिनियम है वहीं मुस्लिम लॉ अलग तरह की दलील देता है। तो उन्होंने एक वर्ग विशेष को के लिए ये बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने प्रति वर्ष एक महिला को 1 लाख रुपए देने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। तो इस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र का क्या है कि यदि किसी की 2 पत्नियां हैं तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं अमित शाह का जो बयान है, अमित शाह ने हैदराबाद में कल रैली की है और वहां सभा में उन्होंने कहा है कि जहां मुस्लिम कोटा है वहां यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कोटा खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में जो कुछ हुआ 4% ओबीसी आरक्षण जो था वो मुस्लिमों को दिया गया है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और जिस दिन से ये हुआ है तभी से भारतीय जनता पार्टी शिकायत कर रही है कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी वर्ग का हक मुसलमानों को दे रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को लेकर के अपने भाषणों में कह चुके। और अमित शाह ने अब कहा है कि जहां भी मुस्लिम कोटा है, क्योंकि मुस्लिम कोटा जो है कई जगह अल्पसंख्यक कोटा होता है, या उन्होंने जो उनका जो आशय रहा है कि कर्नाटक में जो हुआ है ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर मुस्लिमों का जो हक बनाया गया है वहां पर कानूनी दांव पेच के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीती तो निश्चित रूप से जहां मुस्लिम कोटा है वहां खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी कल तेलंगाना में थे और तेलंगाना में उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू की, मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की, और उन्होंने कहा ये जनता के लिए नहीं की थी बल्कि ये अडानी के लिए की थी। जिस तरह से गृह मंत्री ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर, तो राहुल गांधी ने उनका जवाब तेलंगाना में दिया है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया है और नोटबंदी अडानी के लिए की थी, गलत जीएसटी अडानी के लिए लेके आए हैं। क्योंकि उन्होंने सीधा कहा कि पिछले 10 साल में मोदी ने 32 लोगों के लिए सरकार चलाई है। हालांकि वो पहले से कहते आ रहे थे कि जिस तरह से कुछ पूंजीपतियों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाई जा रही है, तो उन्होंने इस बात को फिर एक बार दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वह भारत की जनता के लिए नहीं है बल्कि कुछ पूंजीपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का यदि सियासी समीकरण देखें तो सियासी समीकरण यदि वहां जो नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो शिंदे हैं एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के उन्होंने अपने सांसदों के टिकट काट दिए हैं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के उन्होंने किसी का भी टिकट नहीं काटा है, ये बात कही है। और यदि बात करूं कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो जहां कल चौथे चरण के मतदान के लिए देवास से बागली तक जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो रहा है, 63 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा है।
और इस रोड शो में भी उन्होंने जहां जनता का अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि 100 से ज्यादा मंच बनाए गए थे उनके स्वागत के लिए। और वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं मुरली भावड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे, और हाटोपले से देवास लोकसभा के जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी, मनोज चौधरी, ये भी वहां पर मौजूद रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे कि चूंकि दिग्विजय सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र, अब चूंकि वहां चुनाव हो चुके, मतदान हो चुके, तो दिग्विजय सिंह बाहर निकले हैं। तो कल उन्होंने सैलाना में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ सभा की है, कांतिलाल भूरिया के पक्ष में वहां जनसभा की है। और दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 2014 में उन्होंने कहा था कि 10 साल का मुझे मौका दो, मैं विकसित भारत बना दूंगा, लेकिन विकसित भारत नहीं बना पाया। और अब कहते हैं कि 2047 में अगले 25 साल बाद वो विकसित भारत बनाएंगे। इस तरह से उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में महंगाई, बेरोजगारी, काला धन लाने और अन्य तरह के वादे करके सरकार में आए थे, लेकिन अब वो तमाम वादे धरे के धरे रह गए हैं, पूरे नहीं हुए। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से सैम पित्रोदा का जो बयान है, ने जो बयान दिया था, और बयान के बाद में उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उनका जो बयान था कि भारत में पूर्व की तरफ चीन जैसे लोग रहते हैं, दक्षिण की तरफ अफ्रीका जैसे लोग रहते हैं, तो इस बयान को लेकर के सियासी सरगर्मियां भी थमी नहीं है। दूसरी तरफ यदि इस बयान को पलटवार करते हुए हम देखें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा है कि क्योंकि जिस तरह से जब अंग्रेजी शासनकाल था भारत में, तो उस समय भारत को टुकड़ों में देखना चाहते थे, ब्रिटिश माइंडसेट, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि सैम पित्रोदा जो हैं वो ब्रिटिश माइंडसेट हैं, और इसी के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। वो अभी भी भारत को टुकड़ों में देखना चाहते हैं, बटा हुआ देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके ही इस बयान को लेकर के जो लक्ष्मण सिंह हैं जी, लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है कि उनकी है अभद्र टिप्पणी है, शर्मनाक टिप्पणी है। उन्होंने तो सीएम से एक कदम आगे बढ़कर और भी कुछ शब्द कहे हैं, क्योंकि इस बयान को लेकर के अब जहां, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के मतदान से पूर्व से पूरी तरह से भुनाया था, और अभी भी जो लग रहा है कि चौथे चरण के मतदान से पहले या उसके बाद भी सैम पित्रोदा को बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई उसे चुनाव में भुनाने के पक्ष में नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर। और इसी के साथ हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी भी जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। ज्ञानेश जी, क्या वो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की जो हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही, अखबार की दुनिया में हेडलाइंस बनी? देखिए मनीष जी, यूपी की अगर हम बात करें तो 54 लोकसभा सीटों पर दलित वोट बैंक को लेकर राह छिड़ी है, और बसपा ने इस पे एक अभियान छेड़ा है। मायावती ने लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 4 चरणों का चुनाव शेष बचा हुआ है, और इन 4 चरणों में यूपी में 54 सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों को पाने के लिए वैसे तो सभी पार्टियां काफी ताकत लगा रही हैं, आजमाइश कर रही हैं, लेकिन सबसे अधिक दलित वोट बैंक को लेकर इस पे रार छिड़ी हुई है। बसपा इन्हीं 4 चरणों में अपना क्वार्टर वोट बैंक बचाए रखने के लिए जी जान लगाए हुए, तो कुछ दूसरी पार्टियां इसमें सेंधमारी करने के चक्कर में है और बेताब है। बसपा इसे रोकने के लिए अब पोल खुलो अभियान चलाने जा रही है, और उसके कार्यकर्ता मतदाताओं को बताएंगे कि बसपा कैसे हितैषी और अन्य कैसे आरक्षण विरोधी हैं। आपको बता दूं कि दलित वोट बैंक बसपा का आधार वोट बैंक माना जाता है रहा है। मायावती इस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हमेशा लगी रहती है, और बसपा सुप्रीमो इसके सहारे ही यूपी में मुख्यमंत्री बन चुकी थी। बसपा का दावा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस वोट बैंक ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, और पश्चिमी यूपी के आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी इसी वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जब चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने नगीना जैसी सुरक्षित सीट को ही चुना। मायावती अपना वोट बैंक किसी भी कीमत पर बिखरने नहीं देना चाहती हैं, और इसको अपने साथ बांधे रखने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया था। उन्हें राष्ट्रीय समन्वय के साथ ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर समाज में यह संदेश दिया था कि बसपा की कमान समाज के हाथों में ही रहेगी। यह बात अलग है कि आकाश के उग्र भाषणों के चलते उन्हें अपरिपक्व बताकर मायावती ने उनको हटा पड़ा। फिर वह ऐसा आदेश संदेश नहीं देना चाहती हैं जिससे सपा इसका फायदा उठाए। इसलिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कर तुरंत पलटवार किया है,
और बता दूं कि इसमें उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद ने पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती जो आदेश करेंगी वो सर आंखों पर है, और पार्टी को उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है दलित समाज के लिए, तो हम उनके साथ हैं। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि अब तक भाजपा पर हमलावर रहे अखिलेश यादव अचानक से बहुजन समाज पार्टी पर भी आक्रामक हो गए, और जो बातें इशारों इशारों पर उन्होंने पहले ही कही जाती थी, अब खुलकर भाजपा बसपा की मिली भगत की बात कही जाने लगी। इसका मकसद बसपा के मूल वोट दलितों में आरक्षण के खतरे को सामने रखकर उनका पूरा समर्थन अपने पाले में लाने का है। सपा बसपा में आकाश आनंद को उनके पदों से हटाने और भाजपा के प्रति नरमी को सभी सीटों पर होने वाले प्रचार अभियान में प्रचारित करेगी। आपको बता दूं कि बसपा के समर्थक वोटर जो भाजपा के साथ जाना नहीं चाहते हैं, उन पर सपा की निगाह है। इसमें दलित मतदाताओं को संदेश दिया जाएगा और बेहतरी चाहिए तो वह कांग्रेस सपा के साथ है। अब चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक सपा अपनी 42 सीटों पर फोकस किया है। बाकी 12 सीटों पर कांग्रेस का सहयोग रहा है। इनमें सपा के पास जीती सीट केवल आजमगढ़ है, और वह भी आम चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के हाथों गंवा चुकी। अब जबकि चुनाव मध्य यूपी के पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, सपा ने अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में दलित वोटरों पर फोकस बढ़ा दिया है। बिल्कुल। करीब 30 सीटें ऐसी हैं मनीष जी जहां दलित वोट 25% से ज्यादा है, और टिकट वितरण में सपा ने सावधानी या बरती कि उसने गैर यादव पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। सुरक्षित सीटों के अलावा 2 सामान्य सीटों मेरठ व फैजाबाद में दलित दिया है। तो इस तरीके से बता दूं मनीष जी कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही। वहीं बता दूं कि जी वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली से राहुल गांधी के लिए 3 दिनों तक मोर्चा संभालने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मां सोनिया और पिता राजीव गांधी की कर्मस्थली अमेठी पहुंची, और यहां सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। दादी इंदिरा गांधी पिता और मां के संघर्षों को उन्होंने सुनाकर उनमें जोश भरने की कोशिश की। वहीं स्मृति ईरानी से लेकर पीएम मोदी तक जमकर उन्होंने निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली, वहां पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग पहले भी विपरीत परिस्थितियों में लड़े हैं, उन्हें धन बल से लड़ने दीजिए, हम जनता के बल से लड़ेंगे, उनके पास सारे साधन है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रियंका ने कहा कि मत भूलिए भगवान राम जब रावण से लड़े थे उनके पास सत्ता नहीं थी, कोई रथ भी नहीं था, ना सोना था, ना कोई और साजो सामान था। भगवान राम उस समय वनवास में थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाई और रावण से लड़े। उनके दिल में सच था। उसी तरह आज या सच की लड़ाई या लोकतंत्र की लड़ाई है। आप अपने देश और अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो, अपना मत बनाओ या चुनाव जीत कर आओगे। वहीं मैं मनीष जी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरणों की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को वोटिंग होंगे। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी सपा कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को गुड़िया बना दिया है। बिल्कुल ठीक है। खास बात यह है, हाँ बिल्कुल ठीक है 2019 के ज्ञानेश जी, बिल्कुल समय का अभाव है, इसलिए कम शब्दों में कुछ सेकंड में अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, इसलिए बीजेपी के लिए ताक का सवाल है। चूंकि कन्नौज में भी चुनाव इस चरण में होने वाला है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। बिल्कुल कीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि कीरी में अजय टेनी और उन्नाव में साथी महाराज की किस्मत का फैसला होना है। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो दर्शकों, आपने जाना कि आज हमने प्रेस वार्ता में देश भर की, दुनिया भर की उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाली है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी थी, टेलीविजन की दुनिया में जिन पर चर्चा हुई, और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग में रही। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।